हेलो मेरे चैंपियंस, तो तुम सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी की जो करंट स्टडीज है ना, वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार नीट के एग्जाम में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना, वो या तो आपके मसल से बनेंगे या तो आपके बोन से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप की मसल्स के बारे में और मसल की इंपॉर्टेंस क्या है उनके बारे में, बोन और बोन के नेचर के बारे में ही आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है ना, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो देखो, 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा कि जैसे आप नॉर्मल अपनी डाइट ले रहे हो, ठीक है, आपने खाना खाया, वो खाना जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होंगे जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, और फूड का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो सारे मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है ना, वो आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो अपनी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जितनी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना बॉडी में, उतना वो फूड से इनटेक नहीं कर पा रहे। तो वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स लेते हैं। वो क्या करते हैं, जो मेनली आप देखते होंगे कि जो जिम वाले पर्सन है ना, वो प्रोटीन पाउडर पीते हैं। तो प्रोटीन पाउडर में होता क्या है एक्चुअली, तो प्रोटीन पाउडर में ना जो है वो बेसिकली क्रिटीन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में क्रिटीन काइनेज की प्रेजेंस में ब्रेक होता है क्रिटीन और हाई एनर्जी फॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को यूटिलाइज कौन करता है, आपके मसल यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है ना कि आपके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मीन्स जो किडनी है, और किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो ये क्रिटीन जो है ना, क्रिटीन और क्रिटीन फॉस्फेट मिल करके ना क्रिटिनिन बनाते हैं, और क्रिटिनिन जो है वो आपकी किडनी के लिए हाईली टॉक्सिक है। मीन्स आपके अगर बॉडी के ब्लड के अंदर अगर ये क्रिटानिन है ना, तो किडनी जो है वो कोशिश यही करेगी कि 100% इस कंपाउंड को एलिमिनेट किया जाए। लेकिन इनकेस फॉर एग्जांपल किडनी की भी अपनी क्या है, एक टॉलरेंस पावर है कि मीन्स इतने अमाउंट तक ही क्रिटेनिन को ये टॉलरेट कर सकती है। तो जब ब्लड में क्रिटेनिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो चांसेस ये भी रहते हैं कि पर्सन के बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मीन्स किडनी है, उसका फेल्योर भी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ये डेंजरस है, और आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। जो मेनली यूथ है ना, जो मेनली जो जिम करने वाले लोग हैं, वो ये पाउडर्स को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। उनके पीछे की जो मैकेनिज्म है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि कितना ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें बात करना है कि बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में बेसिकली क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, रिक्वायर एनर्जी, मीन्स आपको क्या चाहिए, एटीपी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो इस एटीपी का जो प्रोवाइडर है ना, मीन्स जो सोर्स है, उसके बारे में हम डिस्कस, ठीक है, इसी सोर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला जो सोर्स है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर में होता क्या है, तो बेसिकली होता है आपका प्रोटीन फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो क्रिटीन फॉस्फेट जो है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपके प्रोटीन पाउडर में, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकडाउन होता है ना, इसका जो ब्रेकडाउन होता है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि क्रिटीन फॉस्फेट जो है किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, तो क्रिटीन काइनेज के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम अंडरस्टैंड करें क्रिटीन
काइनेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक होकर के किसमें ब्रेक होगा, एक तो ब्रेक होगा क्रिएटिन में और दूसरा ब्रेक होगा हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट। ठीक है, अभी हमने अंडरस्टैंड किया है कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो मसल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी बॉडी में या तो फूड से मिलेगा या तो एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगा। तो जो प्रोटीन पाउडर आप ले रहे हो ना, तो बेसिकली इस प्रोटीन पाउडर में जो ये बना, ये जो आपका हाई एनर्जी फॉस्फेट बना, ये किसके थ्रू यूटिलाइज हो रहा है, किसके थ्रू यूटिलाइज हो रहा है, तो ये यूटिलाइज बाई मसल। ठीक है, कहां पर, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो ये तो स्टोरी हो गई कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन। जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि क्रेटिनिन जो है ना वो हाईली आपके किडनी के लिए डेंजरस प्रोडक्ट है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो क्रेटिन फॉस्फेट है, ये जो क्रेटिन फॉस्फेट है और ये जो क्रेटिनिन है, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, क्रेटिनिन बना देंगे, क्रेटिनिन बना देंगे। और ये जो क्रेटिनिन है ना, ये आपके किडनी के लिए हाईली डेंजरस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये किडनी के लिए हाईली डेंजरस प्रोडक्ट है। किसके लिए, फॉर किडनी। अब किडनी के लिए हाईली डेंजरस है तो किडनी क्या चाहेगी, किडनी क्या चाहेगी कि इसे 100%, इसे 100% बॉडी से एलिमिनेट करें, 100% बॉडी से एलिमिनेट करें। ठीक है, लेकिन एक अमाउंट के बाद अगर टॉलरेंस कैपेसिटी से अगर इस क्रेटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेटिनिन जो है वो किडनी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जब एलिमिनेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चांस होगा कि किडनी के बॉडी में फेल्यूर हो जाए। ठीक है, आप इस तरीके से समझ रहे हो ना कि क्रेटिनिन जो है वो कितना ज़्यादा आपके लिए घातक है। ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर मत लो, नेचुरल सोर्स लो। आप बेसिकली दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, डिफरेंट सोर्स है ना, उससे आप एनर्जी को एक्युमुलेट करो और अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस लाना चाहते हो ना, बी नेचुरल होकर के ही करो। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करना। देखो दूसरा जो पॉइंट है, एक होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो जो रेस्पिरेशन है ना, जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन यही दो तरीके से चल रहा है। एक को तो आप बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को बोल रहे हो बच्चे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो नाम से क्लियर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, किसकी प्रेजेंस में चलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कब चलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, दोनों में डिफरेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो हमें यहाँ पर पढ़ना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें किसके बारे में पढ़ना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी होता क्या है कि हमने ये अंडरस्टैंड किया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही ना आपके बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। जो भी आप खाना खाते हो ना, वो जो मेटाबोलाइज होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, तो बेसिकली वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो है ना ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन है। ठीक है, C6H12O6 है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ना
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जब ग्लूकोज जो है ब्रेक होकर के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ से एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। और फर्दर ये पायरुविक एसिड जो है वो क्रैब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से भी डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म्स निकलते हैं। मीन्स एटीपी तो निकलता है, साथ में FADH2 और NADH भी फॉर्म होते हैं। तो NADH और FADH2 जो फर्दर आगे चल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से डिफरेंट एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जनरली एक 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ये तीनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जब ब्रेक डाउन होता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो वहाँ से 30 to 32 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल प्रोसेस हो गया जो हम अभी इसको डिटेल में लेकर के चलेंगे। बट होता क्या है कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता है ना, जब पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता है तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी ना बच्चे, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, वो हैम्पर हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी चलती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी चलती है। मीन्स चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे न रहे, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। मीन्स ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक तो होगा ही। लेकिन जो क्रैब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलते नहीं है। तो अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक हुआ है पायरुविक एसिड में और ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए आपके मसल में, तो क्या पायरुविक एसिड कभी भी क्रैब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। फर्दर जब क्रैब्स साइकिल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी, तो फर्दर जो पायरुविक एसिड है ना, वो कैसे मेटाबोलाइज होगा? वो मेटाबोलाइज होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड बना है ना, वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लैक्टेट जो है फर्दर आपके लीवर में जाएगा और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और लैक्टेट जो है वो आपका पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। इस चीज़ को हम डिटेल में लेके चलेंगे ताकि जो बच्चे नए हैं इसमें भी क्लियर हो, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो एनारोबिक रिएक्शंस में होता क्या है, देखो सपोज अगर आप इसको इस तरीके से समझो कि यही क्या है आपके पास, सपोज ये आपका लिवर, ये क्या है बच्चे, और यहाँ पर हमने बना दिया मसल। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैंने बताया ना, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट। पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? एंड प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, ठीक है। अब देखो जब लैक्टेट का फॉर्म हो जाएगा तो ये लैक्टेट जो है फर्दर किस साइकिल में जाएगा? कोरिन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से बेसिकली एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का क्या होगा? फॉर्मेशन का। आपको तो यही चाहिए ना कि एनर्जी मिले ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो चल रहा है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चल रहा है। मींस जब आप इंटेंस वर्कआउट करोगे तो बेसिकली होगा क्या कि वहां पर मसल में एनारोबिक कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत इंटेंस या बोल सकते हो इंटेंस एक्सरसाइज करोगे तब ये सिचुएशन आती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमने इस जगह अंडरस्टैंड किया कि ये आपका लिवर है, ये आपकी मसल है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सपोज आपके मसल में क्या प्रेजेंट है? आपके मसल में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। आपके मसल में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। कितना? अभी मान के चलते हैं 1 ग्लूकोज, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। अब देखो होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब पायरुविक एसिड में जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हो रहा है। और यहाँ से क्या निकल रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी फॉर्म हो गया और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस,
ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किसमें, पायरुविक एसिड में। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलती है। अब देखो मसल में बेसिकली क्या सिचुएशन आ जाएगी, जब आप इंटेंस वर्कआउट करोगे मींस वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मींस यहाँ पर अब ऑक्सीजन मसल के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो फर्दर पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टू लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टू लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस एक ग्लूकोज जो है वो फर्दर आगे चल करके आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करके क्या बना देगा, लैक्टेट बना देगा। अब ये लैक्टेट जो है वो फर्दर, लैक्टेट जो है वो फर्दर कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर जाएगा। लिवर के अंदर आने पे बेसिकली ये टू मॉलिक्यूल ऑफ जो लैक्टेट है ना बच्चे, वो किसमें कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा टू पायरुविक एसिड, टू पायरुविक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो टू पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ और फर्दर टू पायरुविक एसिड जो है वो आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे बच्चे, इस प्रोसेस को आप बोलोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, क्या बोलोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब यहाँ पर बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ से एटीपी बन रहा है। अब होगा क्या कि लीवर से दोबारा ये कहाँ जाएगा, दोबारा ये जो ग्लूकोज है ना ये आपके फिर से मसल में आ जाएगा और फिर से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और इस एटीपी को कौन यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज बाय मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पूरी साइकिल चल रही है। तो ये साइकिल जो चल रही है लिवर और मसल के बीच में, इसी साइकिल को आप बोलते हो पूरी साइकिल, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, पूरी साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली एक तो हो गया प्रोटीन पाउडर, दूसरा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तीसरा जो पार्ट है ना, बेसिकली तीसरा जो पार्ट है इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो मसल फाइबर का, मसल फाइबर के बारे में, ठीक है। अब मसल फाइबर जो है ना वो दो तरह के मसल फाइबर हैं आपकी बॉडी में। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, एक तो है आपका वाइट मसल फाइबर को हम शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिख देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। तो वाइट मसल फाइबर, और एक है आपका रेड मसल, ठीक है। जैसे वाइट मसल फाइबर में होता क्या है कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंडिकेट करते हैं वाइट मसल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, और रेड मसल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वाइट मसल में बेसिकली इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। पहली चीज, वाइट मसल फाइबर का जो डायमीटर है ना वो लार्ज होता है, ठीक है, और रेड मसल फाइबर का जो डायमीटर है वो स्मॉल है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना वो यहाँ पर ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना वो क्या है, अब जब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तो मीन्स यहाँ पर क्या चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है तो बेसिकली यहाँ पर आपका एनारोबिक रिएक्शंस चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो
ट्रांसलेट करना इस कोलिसाइकिल को मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मायोग्लोबिन का नंबर जो है ना, नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर मायोग्लोबिन का नंबर क्या है, मायोग्लोबिन का जो नंबर है ना यहाँ पर लेस। ठीक है, अब जब लेस होगा मायोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन को स्टोरिंग करके रखता है, मीन्स ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है। ठीक है, अब जब इनका ही नंबर कम होगा तो मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, तो यहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर इसका नंबर ज़्यादा है, मीन्स रेड मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट की ट्रैप रहती है, मीन्स वहाँ पर क्या चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन से ह्यूज अमाउंट की क्या चलती है, ह्यूज अमाउंट की एनर्जी फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में इजी होगा। देखो ये रहा आपका क्या, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, 2-पायरुविक एसिड में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 2-पायरुविक एसिड। अब ये 2-पायरुविक एसिड जो है फर्दर कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, मीन्स आपको मेंटेन में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्पेस करना है, पर आप याद रखो कि ये प्रोसेस होगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद क्या चलेगी, क्रैब साइकिल, या इसी को बोल देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीनों सेम नेम है, एक ही साइकिल को बोलते हैं। इसके बाद क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस होगी, मींस ईटीसी चलेगी। अब जब ये प्रोसेस मींस इस ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर कितना एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, 30 to 32 एटीपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी जनरेट होती है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस, पहली रिएक्शन क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रैब साइकिल और तीसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसीलिए बोलते हैं कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर एनर्जी जो है 30 to 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने डिटेल में थोड़ी पूरी साइकिल को भी अंडरस्टैंड किया, बच्चे पूरी साइकिल के बारे में नहीं जानते वो अंडरस्टैंड कर सकें किस तरीके से पूरी साइकिल चलती है आपके ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम में। नॉर्मली आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, लेकिन जब आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो ना तो मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चे, तो वहाँ पर क्या चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली आपका ग्लूकोज जो है पायरुविक में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पायरुविक जो है वो फर्दर क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट ना करके वहाँ पे लैक्टेट बना लेता है, और लैक्टेट जो फर्दर है आपके लीवर में जा करके पायरुविक एसिड और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और बेसिकली लीवर में क्या चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मसल में क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये टर्म आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जल्दी, पूछ लेता है इसके बारे में। ठीक है, चलो ख्याल रखो।